सुप्रभात। आज हम कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं संस्कृत, जिसके अंतर्गत सबसे पहला पाठ हम ले लेते हैं वर्ण का ज्ञान, वर्ण या वर्णमाला। मित्रों, हम जो शब्द बोलते हैं वह वर्ण के द्वारा सम्मिश्रित होता है, उसी को ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई, जिसके खंड या टुकड़ा न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण या अक्षर, नौक्षर इति अक्षर, अर्थात वह मूल ध्वनि जिसको हम तोड़ न सकें, टुकड़ों में बांट न सकें, वह ध्वनि कहलाता है और उसी को वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। और वर्णों का जो समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं और उसी का जो विस्तृत रूप है, समूह है, उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला 3 तरह के होते हैं। वर्णमाला 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के होते हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। स्वर वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, जो स्वयं उच्चरित होता हो, जो स्वयं में पूर्ण हो, वह स्वर वर्ण कहलाता है। व्यंजन वर्ण जो आधा अधूरा है, जिसको पूर्ण करने के लिए किसी न किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी होती है। स्वर वर्ण स्पष्ट रूप से अपने रूप में भी दिखाई देता है या फिर स्वर वर्ण की मात्रा उसके साथ जुड़ी होती है। और अयोगवाह वर्ण जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह या तो स्वर वर्ण के साथ या व्यंजन वर्ण के साथ ही जुड़ा होता है। तो ये 3 होते हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। कि स्वर वर्ण की परिभाषा में कि स्वर वर्ण पूर्णतः से स्वतंत्र रूप से उच्चरित होता है। स्वर वर्ण 3 प्रकार का होता है: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कहता है एक मात्रा भवेत् ह्रस्वः, द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम चार्धमात्रकम। अर्थात यहाँ जो हम देख रहे हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर तथा व्यंजन वर्ण। ह्रस्व स्वर के उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगता है, 1 मात्रा के बराबर समय का व्यय होता है। दीर्घ को जितना ह्रस्व स्वर के उच्चारण में समय लगता है, उसके ठीक 2 गुना समय दीर्घ के उच्चारण में लगता है। और प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 समय। इसके जानकारी के लिए किसी को पुकारना, चिल्लाना, बुलाना, आवाज देकर के दूर खड़े व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट करने में जो मात्रा का प्रयोग होता है, जो आंतरिक शक्ति की ऊर्जा का प्रयोग होता है, उसी को हम प्लुत के रूप में जानते हैं। और व्यंजन, जिसको मैंने कहा था कि वह अपूर्ण होता है आधे मात्रे का, क्योंकि जब कभी भी हम पूर्णतः व्यंजन लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हल वर्ण कहते हैं। व्यंजन को हल वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, ह्रस्व के उच्चारण में 1 मात्रा का ज्ञान होता है, 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ को उच्चारण करने में ह्रस्व से 2 गुना समय का व्यय होता है। और प्लुत, पुकारने या चिल्लाने 3 मात्रा अर्थात ह्रस्व से 3 गुना समय पूर्णतः शक्ति का प्रयोग होता है। और व्यंजन आधे मात्रे का समय होता है, अर्थात ह्रस्व से आधा मात्रा। इस तरह हम देखते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ लिख करके देख लीजिए। अ, ई, उ, री, ली, ये ह्रस्व स्वर कहलाता है। आ, ई, उ, री, ये दीर्घ स्वर कहलाता है। और इसके अतिरिक्त जो है ए, ऐ, ओ,
और औ, ये आपको संयुक्त स्वर कहलाता है। ये ह्रस्व हो गया, ये दीर्घ हुआ और ये संयुक्त स्वर। इस तरह से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, इसको देखेंगे हम तो इसमें किसी न किसी रूप में दो स्वर वर्ण समाहित है, ए, ऐ, ओ और औ। ये किसी न किसी रूप में इसमें दो स्वर समाहित है, इसीलिए इसको संयुक्त स्वर के अंतर्गत रखा गया है। ये दीर्घ स्वर, इसमें भी दो है लेकिन ये संयुक्त नहीं होता है, इसमें भी दो ह्रस्व मिलाकर के एक दीर्घ बनता है, लेकिन संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं रहता है, ये संयुक्त स्वर रहता है। यदि हम इसको हटा नहीं देंगे, इसका अपना अस्तित्व भी रहता है, इसका अपना अस्तित्व नहीं रह पाता है। इसीलिए इस तरह हम देखते हैं कि स्वर वर्णों की संख्या कुल 13 है। 5 ह्रस्व स्वर में आता है, 4 दीर्घ स्वर में आता है और 4 संयुक्त स्वर में आता है। इस तरह स्वर वर्णों की संख्या 13 है। स्वर वर्ण के बाद हम आते हैं व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण की परिभाषा हम देखे थे कि जिसको पूर्णता प्राप्त करने के लिए, जिसकी पूर्णता के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण अपने आप में अधूरा है। व्यंजन वर्ण को हल वर्ण कहते हैं, इसे पहले हमने जाना। अब व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार का होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखिए पहला क से लेकर के म तक ये 25 वर्ण का वर्ग आप लोगों ने जाना होगा, देखा होगा, सुना होगा। वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्ण कवर्ग के अंतर्गत आते हैं। चवर्ग, च, छ, ज, झ, य, ये चवर्ग के अंतर्गत आते हैं। टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये टवर्ग के अंतर्गत आते हैं। त, थ, द, ध, न, ये तवर्ग के अंतर्गत आते हैं। और प, फ, ब, भ, म, ये पवर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से 5 वर्ग है। पांचों वर्ग को मिलकर के 25 वर्ण होते हैं, जो क से लेकर के म तक। कादयो मावसाना स्पर्शा है, संस्कृत में एक सूत्र कहा गया है कि क से लेकर के म तक के वर्ग को स्पर्श व्यंजन करते हैं, अर्थात ये 25। उसके बाद य, र, ल और व, ये अंतःस्थ कहलाता है। तथा तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाता है। इस तरह से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 25, 4, 4, तो 25, 4, 29, 4, 33 व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। इसके अतिरिक्त आप बहुत सारे और व्यंजन देखते होंगे, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, द्व, द्य वगैरह वगैरह, तो वो सब संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी इसके अंतर्गत वह पूर्व से कहीं न कहीं विद्यमान है, इसलिए उसको इस संख्या के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। य, र, ल और व, ये अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आया। तीनों श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यंजनों की संख्या 33 है। प्राप्त किया व्यंजन के बारे में जानकारी ली। अब आते हैं हम वर्ण का तीसरा रूप जो है वह अयोगवाह। अयोगवाह कहते हैं न योग इति अयोग, अर्थात जिसका अपना स्वयं में अस्तित्व नहीं है, जो स्वयं अपना अस्तित्व नहीं रख सकता है, उसको किसी न किसी वर्ण की सहायता चाहिए। और इसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। हम देखेंगे, गौर करेंगे, रिसर्च करेंगे, जहां कहीं भी देखेंगे ये दोनों जो है अनुस्वार और विसर्ग है, वह किसी न किसी अन्य वर्ण के, चाहे वह स्वर वर्ण के साथ हो या व्यंजन वर्ण के साथ हो, कहीं न कहीं यह जुड़ा होता है, तभी इसका उच्चारण हो पाता है। या फिर
इसको स्पष्ट देखा जाता है, अन्यथा ये दोनों जो है अपने आप में अधूरा होता है, अस्तित्व विहीन होता है। जब तक इसको सहायता नहीं दी जाएगी यह उच्चारित नहीं होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि वर्णमाला में हमारा 13 स्वर वर्ण हुआ, 33 व्यंजन वर्ण हुआ और 2 अयोगवाह वर्ण हुआ। तो स्वर वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त किया, व्यंजन वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त किया और अयोगवाह वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त किया। इस तरह से हमने संस्कृत वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे अब हम बढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। कल का जो क्लास होगा हमारा होगा वर्णों का उच्चारण स्थान, कि हम किस वर्ण को किस प्रयत्न के द्वारा और किस स्थान विशेष से उच्चारित करते हैं। तो आप लोग तैयार रह करके आइएगा कि कल हम उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।